अ, जंतर मंतर पर ही मैं मौजूद हूँ इस वक्त, और जिस तरीके से सोनम वांगचुक यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 17 दिन उनको जो है हो चुके हैं। वहीं साथ में जो यहाँ पर स्टूडेंट हैं, कुछ छात्र हैं, वो भी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हम्माद मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हम्माद, कब से आप बैठे हुए हैं और क्या डिमांड है आपकी? यही भाई हमारा सीधे सीधी मतलब पहली बात तो मैं बता दूं कि हम लोग बैठे हुए हैं पिछले 17 दिन से। आज मुझे 17वां दिन है यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पे। और हमारी डिमांड सीधी सीधी है कि शिक्षा व्यवस्था में हमें बदलाव चाहिए। और वो बदलाव आएगा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से, क्योंकि आप देख रहे हो पिछले 8 से 10 साल के अंदर, ये पिछले 5 साल की बात करते हैं, मल्टीपल पेपर लीक की वजह से लाखों लाख बच्चों का नुकसान हो रहा है, जिनमें से ये 25 बच्चे जिन्होंने सुसाइड कर ली। इनमें से हो सकता था मेरे घर का भी कोई बच्चा होता। तो मुझे ये इंतजार नहीं करना कि भाई अब मेरे घर का कोई बच्चा सुसाइड करे तभी मैं सड़कों पे हूँ। हम लोग अब आ चुके हैं, ये मेरे घर के ही बच्चे हैं, जो मेरे देश का बच्चा हो मेरे घर का बच्चा है। और हम ये सोचकर यहाँ कफन बांधकर सर पे बैठ चुके हैं। क्या लग रहा है आपको कि सरकार आपकी बात सुन रही है, या सुन करके देख करके चीजों को नजरअंदाज किया जा रहा है? क्या लग रहा सर चीजों को नजरअंदाजी किया जा रहा है, क्योंकि अगर सरकार सुन नहीं रही होती तो धर्मेंद्र प्रधान जी का स्टेटमेंट नहीं आया था। उनका स्टेटमेंट था कि यहाँ जो जंतर मंतर पे बैठे हैं ये दहशत गर्दों की बी टीम है। तो सरकार को ये तो पता है कि यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, उनका जब ये स्टेटमेंट आया कि दहशतगर्दों की बी टीम है, उसी के कुछ दिन बाद नितिन नवीन जी का बयान आया कि भाई यहाँ जो बैठे हैं ये लोग वायरस है और इनको हटाने के लिए हमारी कार्यकर्ता काफी है। तो वो ये भी मानते हैं कि उनके पास एक गुंडों की टीम है, वो यहाँ भेजेंगे और हमें शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके जो प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, उनको मारपीट में हटा देंगे। तो ये उनकी गलतफहमी है, ठीक है। दूसरी बात जो धर्मेंद्र प्रधान जी बात है, उन्होंने ये जो बोला था दहशतगर्दों की बी टीम, तो हम दहशतगर्दों की बी टीम है जो अपने शरीर को नुकसान पहुंचा के दहशतगर्दों की ए टीम जो संसद में बैठी हुई है, जो हम पर राज कर रही है, जो डिक्टेटरशिप कर रही है, उनसे लड़ाई कर रहे हैं। आप ये देखिए कि कल मुझे हॉस्पिटलाइज किया गया था। हॉस्पिटल में मुझे बोला गया कि मेरा लीवर, दोनों किडनी और लीवर तीनों डैमेज हो चुके हैं अच्छे तरीके से। मेरे किडनी के अंदर सिस्ट बनना शुरू हो गया। उसका रीजन यही रहा कि मैं 16 दिन हंगर स्ट्राइक पे था, उसका रीजन यही है। और फिर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही। तो ठीक है, वो हॉस्पिटलाइज की अभी मैं आपको कहानी अलग बताऊंगा, ये अभी भी प्रूफ है मेरे पास। मैं हॉस्पिटल से भाग के आया हूँ, क्योंकि वहाँ हमें ऐसे वार्ड में रखा गया जहाँ पर ऑलरेडी टीबी के मरीज हैं, और टीबी की बीमारी ऐसी है कि वो हवा से फैलती है, और मुझे कल रात से उसी वार्ड में रखा हुआ है। तो सिस्टम तो चाह रहा है कि हम लोग मरे और खत्म हो इस जगह से। कैसे रेफर किया गया था? यहाँ से किसी के जरिए रेफर किया गया था क्या? कल मेरे चेस्ट पेन और मेरे स्टमक पेन बहुत ज्यादा हो रहा था, वो अनबेरेबल था, वो मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो ये लोग मुझे फोर्सफुली उठा के ले गए थे, क्योंकि कल जो मेरा शुगर था वो 40 था शुगर लेवल। इससे नीचे जाती हो सकता है मैं कोलेप्स कर जाता, मैं बेहोश हो जाता, हो सकता है मैं कोमा में चले जाता। तो इसके चलते वो लोग मुझे उठा के ले गए थे। और हम दिल्ली पुलिस से कॉपरेट कर रहे हैं, वो भी हमसे कर रही है, लेकिन हॉस्पिटल व्यवस्था हमसे बिल्कुल कॉपरेट नहीं कर रही। वो लोग बोलते हैं कि वार्ड हमारे पास यही है, आपको यहीं रखा जाएगा, जबकि पता है कि जो लोग अनशन कर रहे होते हैं और 16 दिन स्पेशली, उनका इम्यूनिटी सिस्टम बिल्कुल लो हो जाएगा। इम्यूनिटी सिस्टम वालों को आप उन लोगों के बीच में रख रहे हो जिनको टीबी और तरह तरह की बीमारियां हैं। 30 से ज्यादा अगर टीबी के पेशेंट मेरे आसपास होंगे तो मुझे टीबी लगना तय है। तो सिस्टम चाह रहा है कि हम लोग मरे, तो ऐसा कुछ नहीं है, हम उठे और अगर अब ये लड़ाई जारी रही है, मरना जब हॉस्पिटल में है तो हम यहीं से मरेंगे। किस हॉस्पिटल में लेकर के गए थे? RML, आरएमएल में। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ पर डॉक्टर की टीम सोनम वांगचुक साहब का टेस्ट कर रहे हैं, उनका रूटीन चेकअप हो रहा है, क्या जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं स्टूडेंट जैसे आप लोग हैं, क्या आपका भी इसी तरीके से चेकअप वगैरह होता है? बिल्कुल, हमारा सुबह शाम चेकअप हो रहा है। यहाँ जो चेकअप करने टीम आती है वो क्योंकि ऑन कैमरा रहती है तो उनको करना पड़ता है चेकअप। हमारे चेकअप हो रहे हैं, रूटीन चेकअप में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हॉस्पिटलाइज होने के बाद जो सिस्टम होता है, मेरे 4 भाई गए और चारों भाई ऐसे हाथ पे कैनुला लेकर वापस आए। हम लोग सारे भाग गए, क्योंकि जब सिस्टम चाह रहा है कि आप मरो तो भाई हॉस्पिटल में तो हम नहीं मरेंगे, 4 बीमारी लेके नहीं मरेंगे, ताकि प्रशासन को और संसद में बैठे इन नेताओं को ये बोलने का मौका मिल रहा है कि ये लोग बीमारी से मरे। तो हम बीमारी से नहीं मरे, हम सिस्टम से लड़ते लड़ते मरे। आज के हम भगत सिंह और भगत सिंह हम लड़के ही मरेंगे। अभी कितने जो लोग हैं जो आपके साथ में स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं? अभी हम टोटल मिला के अभी 10 स्टूडेंट, हाँ 10 स्टूडेंट है, और एक सोना वांगचुक सर 11 से 15 के बीच में हम लोग बैठे हुए हैं। इसको कैसे कंटिन्यू कर रहे हैं? जैसे बताया जा रहा है कि खबरों के अनुसार, जब हमने देखा सोशल मीडिया पर, कि जैसे आप हैं, आपका पूरा होता है तो फिर आपकी जगह पर कोई दूसरा आ जाता है।
ये जो एक सर्किल जो चल रहा है किस तरीके से हो रहा है? ये हमने मैनेज किया हुआ है कि हमारे ये 10 भाई थे, इन्होंने 10-10 दिन, किसी ने 10 दिन, किसी ने 11 दिन, सबने किया। अब हमारे साथ कोई ना कोई एक बंदा, हम देखते हैं कि जैसे ही अगर बाई चांस नीतीश की तबीयत खराब हुई तो ये भाई अहमदाबाद से ये हमारे साथ बैठ गए। तो हमने रोटेशनल लोगों को रखा हुआ है कि अगर हम में से कोई भी उठता है तो सिस्टम पे दबाव बनते रहना चाहिए। यहाँ एनी टाइम 15 से ज्यादा लोग बैठने चाहिए। मतलब टारगेट ये है कि 15 लोग जो है यहाँ पर वो भूख हड़ताल पर बैठे रहे, चाहे उसमें हम्माद हो या इनकी जगह पर अगर इनकी हालत बिगड़ती तो वो कोई दूसरा हो। ये इस तरीके से सर्किल चल रहा है। सोनम वांगचुक साहब वो कंटिन्यू चल रहे हैं। सोनम वांगचुक सर कंटिन्यू चलो, सोनम वांगचुक सर के साथ मैं और आयशा से नहीं, हम लोग कंटिन्यू है। अभी 17 दिन हमें कंटिन्यू हो गए। इसके अलावा लोग रोटेशनल चेंज होते जा रहे हैं। अभी 4-5 दिन बाद तो मेरे साथ के जो 10 लोग हैं वो भी ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद जब तक ये आंदोलन चलता है हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि मतलब 20 तारीख को संसद का घेराव किया जाएगा, संसद के बाहर प्रोटेस्ट होगा। तो क्या लग रहा है आपको कि अगर जंतर मंतर खाली करते हैं, यहाँ से जाते हैं, तो वापस आकर के फिर दोबारा यहाँ प्रोटेस्ट करने का आपको मौका मिलेगा, या ये इस प्रोटेस्ट को खत्म करने की कोई मतलब रास्ता है या प्लानिंग है? क्या लग रहा है जिस तरीके से ये पूरा माहौल बन रहा है और तमाम तरीके के लोग सवाल कर रहे हैं? सर देखिए, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को बता सकता हूँ कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि अगर हम 20 तारीख को संसद मार्च करने वाले हैं तो जरूरी नहीं है कि हम सारे ही जाएं संसद मार्च में। हम जाएंगे, हम 20 लोगों की टीम है, हम 10 लोग जाएंगे, लेकिन हम 10 लोग यहाँ पर बैठेंगे। ये जगह नहीं छोड़ेंगे ताकि अगर हमें वहां से डिटेन कर भी लिया जाए तो ये आंदोलन चालू रहे, ये आंदोलन खत्म ना हो। जैसे ही हम लोग को डिटेन किया जाएगा, हम में से 10 लोग यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पे स्टार्ट वापस कर देंगे और 10 क्या मेरी फैमिली से लोग आ जाएंगे, वो स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ये अब जब सोच लिया है कि सरकार से गद्दी लेनी है, मतलब सरकार से नहीं, धर्मेंद्र प्रधान से गद्दी लेनी है, तो हम गद्दी लेके ही उठेंगे। मान लीजिए सीजेपी अपने मतलब प्रोटेस्ट को वापस लेती है या उनको नहीं बैठने दिया जाता है, तो जो बाकी जो छात्र हैं जैसे आप लोग हैं, आयशा वगैरह और जो संगठन यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्या वो इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे? सर हम जंतर मंतर बिल्कुल जंतर मंतर पे जारी रख ना पाए, लेकिन अगर हमें अरेस्ट कर लिया जाता है तो ये प्रोटेस्ट जेल से भी चालू रहेगा, आंदोलन जेल से भी चालू रहेगा। जब मैं हॉस्पिटल से भाग के आ सकता हूँ तो मैं जेल से भी आंदोलन चालू रख सकता हूँ। ये आमरण अनशन का मतलब है कि भाई मरना अब तय है तो मर के ही मरेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जब मेरे ऑर्गन डैमेज हो ही रहे हैं, हॉस्पिटल वालों ने मुझे क्लियर बोल दिया कि ऑर्गन बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं, मल्टीपल सिस्ट बनना शुरू होगा। तो उसके चलते जब मुझे पता है कि भाई मुझे मरना है तो फिर अब जान देंगे तो ठीक से देंगे, कम से कम जान देंगे तो भगत सिंह कहलाएंगे, देशद्रोही नहीं कहलाएंगे। क्योंकि ये सरकार आपके कपड़ों से पहचान कर आपको देशद्रोही बोल देती है, तो हम देशद्रोही नहीं, हम आज के भगत सिंह और साबित करके मरेंगे। एक सवाल और जो है वो पब्लिक के बीच में है और दूसरे लोग भी कर रहे हैं कि भाई जितने फॉलोवर इनके हैं उतने लोग यहाँ पर जंतर मंतर पर नहीं है। जंतर मंतर पे कम से कम इतनी तादाद तो होती कि सरकार पे प्रेशर पड़ता। तो क्या सरकार का जो रवैया है वो इसलिए नहीं सही आपकी तरफ लग रहा है कि भाई या तो लोग यहाँ पर नहीं है या तादाद में कम है या प्रेशर नहीं बन पा रहा है? क्या लग रहा है आपको कि मतलब लोग कम है इसलिए? सर ऐसा नहीं है कि प्रेशर नहीं बन रहा। और दूसरी बात, रही बात तादाद की, तो आपने देखा था किसान आंदोलन कितना लंबा चला था और उसमें तादाद कितनी थी, लेकिन उसमें भी 700 लोग मरे थे, तब जाकर उन्होंने सुना था। तो ये सरकार तादाद से सुनने वाली नहीं है। इन्होंने लोगों के डर में तो वो बुलडोजर पावर का जो एक डर बिठाया हुआ है। यहाँ भीड़ कम होने का रीजन सबसे बड़ी चीज बुलडोजर पावर है कि भाई इन्होंने लोगों को धमकाया हुआ। मुझे हाउस अरेस्ट किया गया था आने से पहले कि आप नहीं जाओगे, मेरी टीम को धमकियां दी गई कि आप लोग जाओगे तो आप पे एफ की जाएगी। तो जब आंदोलन आने से पहले लोगों को इस तरीके की धमकियां मिलेगी तो लोग आने में डरेंगे। यहाँ लोगों को आप देखो, बाहर जब आप जाओगे तो बैरिकेडिंग इतने ऊंचे हैं, ऐसा जेल टाइप बना दिया हमें कि हम जेल में कह हम उसमें ठीक है। लेकिन अभी देश के लोगों को सिर्फ जिंदा रहना विकास बता रखा है ना जिस प्रधानमंत्री ने, उसमें लोगों पे दबाव बनाया हुआ है, वो दबाव आपको यहाँ नजर आ रहा है। और रही बात फॉलोवर्स की, तो फॉलोवर्स अभी जो सीजेपी के फॉलोवर्स है वो 22 मिलियन, उसमें ज्यादातर टीनेज है। और टीनेज अगर यहाँ आकर कोई भी हंगर स्ट्राइक करता है किसी भी तरीके का और उनकी किसी भी तरीके का नुकसान होता है, तो ये सरकार इतनी बुरी सरकार है कि ये हमारे ऊपर किसी न किसी तरीके का इल्जाम लगा दिए कि हमने ब्रेन वॉश करके बच्चों को कलेप्स करवा दिया। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि भीड़ तो आए और वो भीड़ आपको 20 तारीख को देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ ज्यादातर वही लोग हैं जो दिल से जुड़े हैं, जो बिल्कुल चाहते हैं कि आगे सिस्टम में बदलाव, और जो ये चीज कर सकते हैं। हम नहीं बोलते कि 20 साल का लड़का हमारे साथ आके बैठे,
क्योंकि आगे संभालने के लिए हमें वो बैकएंड से हमें सपोर्ट करेंगे। एक और सवाल है, अब जैसे संदीप अभिजीत से भी हमने बात करने की कोशिश की, उनसे भी पूछा हमने, जैसे किसानों का ही कहा आपने, किसानों में करीब 1.5 साल तक वो बैठे रहे, 700 किसानों का जो है वहां पर मतलब शहादत हुई, वहीं पर ही बरसात, आंधी, तूफान, गर्मी, सर्दी, तमाम मौसम उन्होंने वहां पर झेले। वही सब कुछ परेशानियां आप भी जहाँ पर झेल रहे हैं, बरसात चल रही है, मानसून है, सर्दी गर्मी बारिश तो अभी खैर दूर है, लेकिन गर्मी का कैसा चल रहा है? आपके खाने पीने की क्या व्यवस्था है? यहाँ जो दूसरे लोग आपके सपोर्ट में बैठे हुए हैं उनका कैसे चल रहा है? सर यहाँ आपने देखा ना कि जब ये दुनिया है, दुनिया में अगर अच्छे लोग बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। तो कुछ देश के अच्छे लोग जो देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोग जान देने बैठे हैं और उनके सपोर्ट में जो लोग बैठे हैं, तो अलग अलग लोग अपने तरीके से हमारी हेल्प करते हैं। वो लोग खाना भेजते हैं जो हमारी टीम के लिए पूरा हो जाता है। अलग अलग तरीके से हेल्प करते हैं, क्योंकि आप देख लीजिए सोशल मीडिया में ना दिखा, लेकिन सोशल मीडिया पे हमारी तादाद अच्छी है। और ये जो 22 मिलियन की आप बात करें, ये वही 22 मिलियन लोग हैं जो हमें सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर रहे हैं। एल्गोरिदम पूरा एक तरफा चल रहा है इसमें। तो अगर ऐसा देखा जाए कि जेनजी प्रोटेस्ट हम नेपाल नहीं बना रहे, हमारा प्रोटेस्ट अगर ऑनलाइन है तो हमारा ऑफलाइन भी उतना ही है। तो हम लड़ रहे हैं और हमारा सपोर्ट देश के लोग ही कर रहे हैं। उनका खाना पीना हो रहा है, उनका सब देख रहा है, और कोई यहाँ खाने के लिए नहीं बैठा। यहाँ अगर 27 दिन से मैं भूखा हूँ तो 10-10 दिन इन्होंने भी अनशन किया, और जब हमारे पास कहीं से खाना नहीं आता तो हम लोग आपस में ही करके हम लोग इन लोगों को खाना खिलाते हैं। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई हमें खाने की कमी हो रही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या लग रहा है आपको कि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से ट्रेंडिंग चल रही है, एल्गोरिदम जो है वो वन साइड है, आप भी बता रहे हैं और वो दिख भी रहा है, तो क्या लग रहा है आपको कि सोशल मीडिया के जरिए इस लड़ाई को लड़ा जा सकता है या जीता जा सकता है? एक सवाल और साथ में, जब सरकार से दो शब्दों में कह दिया गया और मांग यही है कि धर्मेंद्र प्रधान जब तक इस्तीफा नहीं देंगे हमारा प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा, हम प्रोटेस्ट अपना खत्म नहीं करेंगे, फिर बात किस चीज की करनी है सरकार? सर बात सीधी सीधी हमारी डिमांड है ना कि भाई या तो आप 25 या तो क्या आपको 25 बच्चों की मौत की जिम्मेदारी लेना पड़ेगी, क्योंकि वो आपकी गलती की वजह से सुसाइड की उन्होंने। उन 14-15 साल के बच्चों की एज ही क्या होती है? जिस उम्र में उनको पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए, जिस उम्र में उनको खेल कूद के बारे में सोचना चाहिए था, सोचिए इस देश की शिक्षा व्यवस्था ने उनको उस चौराहे पर आके खड़ा कर दिया कि वो मरने के बारे में सोचा। मरने से पहले एक लेटर लिखते कि मम्मी पापा हमसे अब नहीं होगा, हम नहीं चाहते कि हम आप हमारी पढ़ाई का आगे बोझ उठाओ और हमारे साथ ऐसे पेपर लीक हो और उसका नुकसान हो, तो हम नहीं चाहते कि आपको लॉस हो, और वो सुसाइड कर लेता है। तो उसके बाद सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं लेती, मतलब सरकार उस बारे में बात भी नहीं करती। सरकार में बैठे देश के प्रधानमंत्री को मेलोडी खिलाने का टाइम है, हैप्पी बर्थडे ट्रम्प बोलने का टाइम है, 50 चीजें, हैप्पी बर्थडे धर्मेंद्र प्रधान बोलने को टाइम है, लेकिन प्रधानमंत्री से एक ट्वीट नहीं हुआ कि 25 बच्चे जिन्होंने सुसाइड किए कि मैं उनको सान्त्वना देता हूँ, या कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला कोई काम नहीं किया। तो जब आप नहीं लोगे तो देश का युवा लेगा, और देश का देखो पढ़े लिखों से हम उम्मीद कर भी नहीं सकते, अनपढ़ों से हम उम्मीद नहीं कर सकते। ये अनपढ़ों की सरकार है। शिक्षा मंत्री को पूरी एबीसीडी भी ढंग से नहीं आती हुई, ठीक है, वो हमारा शिक्षा मंत्री बैठा है। रेल मंत्री को रेल बनाने से फुर्सत नहीं है। नितिन गडकरी को अपने बेटे को फायदा पहुंचाने से फुर्सत नहीं है। वो लगे पड़े हैं कि भैया एथेनॉल पेट्रोल में मिलाओ, गाड़ियां खराब करो और चलाओ। सड़कों की हालत ये है कि सड़कों पे सड़कें कम, गड्ढे ज्यादा है। तो इस सरकार से आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते। अब आपको सरकार के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, जैसे अंग्रेजों के खिलाफ भगत सिंह ने, गांधी जी ने लड़ाई की थी और जान दी थी, ऐसे ही पहले गोरों से लड़े थे, अब चोरों से लड़ेंगे, लेकिन ये लड़ाई जारी रहेगी। अब एक आखिरी सवाल और है, वो इसलिए है क्योंकि आपका नाम हम्माद है और अब हर खबर को, हर बयान को, हर प्रोटेस्ट को, हर चीज को जैसे नाम से और कपड़ों से पहचान के जो है वो देखा जा सकता है। तो आपको क्या लग नहीं रहा कि अगर कोई कार्रवाई होती है किसी तरीके की तो वो हम्माद के ऊपर ज्यादा होगी इस प्रोटेस्ट के बाद में या इस प्रोटेस्ट के दौरान में? सर हमारा नाम मैंने आपको बताया, उसके बाद मैंने ये भी बोला कि ये सरकार का काम है ये करना कि आपको कपड़ों से पहचान के आप पे एलिगेशन लगाना। देश को दो टुकड़ों में बांट दिया कि भैया हिंदू को मुस्लिम से खतरा है और मुस्लिम को हिंदू से खतरा है, लेकिन पार्टी में इनके सांसद, पार्षद, विधायक आपको दिखेंगे कि मुस्लिम भी है। इनको आपस में खतरा नहीं है, लेकिन देश को लोगों को खतरा है। पहले वो आपको जाति धर्म पे बांटते हैं, फिर नहीं, पहले आपको धर्म में बांटेंगे, 2 धर्मों में बांटने के बाद वो आपको जातियों में बांटेंगे। तो ये वोट डालो राज करो की राजनीति है, इन्होंने सीखी हुई है।
तो इनसे फर्क नहीं पड़ता। और मुझे बोलेंगे एंटी नेशनलिस्ट मेरे पे कार्यवाही करते हैं तो करो भाई। भगत सिंह पे भी कार्यवाही की थी इन लोगों ने, गांधी जी पे भी कार्यवाही हुई, हुआ क्या? अगर वो लड़ना छोड़ देते तो आजादी नहीं मिलती। हम लड़ना नहीं छोड़ेंगे, आप कर लो ना कार्यवाही, आप बुलडोजर से घर ही तो गिराओगे ना, उसके बाद क्या? आप घर छीन लो मेरा, मेरे ऊपर एमएसए लगा के मैं बोलना नहीं चाहिए, मैं उनकी तरह मुझे भी जेल में डाल दो, ठीक है, उसके बाद क्या? एक भगत सिंह मारोगे, एक अमान मारोगे, नीतीश भाई बैठे हैं, स्वतंत्र बैठे हैं, ये पूरा भारत यहाँ बैठा है, ऊपर से नीचे तक सिर्फ जम्मू और नीचे से आपका कन्याकुमारी छोड़ के हमारे पास पूरा तमिलनाडु तक के लोग बैठे हुए हैं। तो अगर आप हमारे के अंदर करोगे ना तो स्वतंत्र आवाज उठाने को अब तैयार है। अब ये देश टुकड़ों में नहीं बटेगा, हर जाति हर वर्ण के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई ब्राह्मण है तो कोई यादव है, कोई मुस्लिम है, हर तरीके के लोग यहाँ पर है। तो देश को आप मीडिया पर बांट सकते हो, लड़वा सकते हो, लेकिन अब जो है ना देश का युवा जाग चुका है। आप यहाँ सबके नाम पूछ लो, सबके स्टेट पूछ लो, ऊपर से नीचे तक सारे स्टेट, हम 11 लोग यहाँ बैठे हैं ना, तो 11 अलग अलग स्टेट से। तो ये देश की सच्चाई है, वो सच्चाई नहीं है जो वो लोग दिखाते हैं। मीडिया का काम है आप लोगों को बांटना, हम लोगों को बांटना। हम समझदार हो गए, हम पढ़े लिखे लोग हैं, अब नहीं बटना, क्योंकि जब तक बटेंगे जब तक कटेंगे इन्हीं का वो है। तो अब हमें बटना नहीं है, अब तो हम लड़ेंगे और जीतेंगे। कोई और संदेश जो सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं? संदेश बस सरकार को इतना ही है कि भाई अगर अनपढ़ आप लोग बैठे हो तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा पढ़े लिखों की बात सुनो। अगर हम बता रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से सुधार हो सकता है, हम नहीं कह रहे सरकार पूरी बदली जाए, क्योंकि कोई भी सरकार आएगी वो कहीं ना कुछ करती है, सबकी गलती होती है, हर सरकार में कोई ना कोई आंदोलन होता है। तो हम सरकार बदलने की बात ही नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि जहाँ सिस्टम खराब है ना वो सिस्टम सुधारो, आप हम पे राज करो, हमें सरकार से दिक्कत ही नहीं है। प्रधानमंत्री आज मोदी जी है, कल को अमित शाह बन जाए, मुझसे भी दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत है कि अगर सिस्टम कोई भी खराब करेगा अब, तो ये देश का युवा जाग चुका है, अब बर्बादी होना तय है। अगर आप देश को बर्बाद करोगे तो हम आपकी कुर्सी को बर्बाद करना ठान के बैठे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे बात करने के लिए। देखिए, ये तमाम वो राय है यहाँ जो युवा लोग बैठे हुए हैं, युवा छात्र हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं और भूख हड़ताल पर लगातार बैठे हुए हैं। 17 दिन हो चुके हैं हम को भी बैठे हुए। इसी तरीके से एक टारगेट है कि 15 लोग कम से कम यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे, और ये प्रोटेस्ट जब तक जारी रहने वाला है जब तक धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री अपना इस्तीफा नहीं देते। और दूसरी बात, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि इस प्रदर्शन की दशा और दिशा जो है वो दोनों बदल चुकी है, दोनों भटक चुके हैं, तो ये लोगों के अपने नजरिए हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से जंतर मंतर जो है वो खाली नहीं होने जा रहा है। हालांकि 20 तारीख को संसद का घेराव होगा, बड़ी संख्या में जो है लोग वहां पर पहुंचेंगे, और उसके बाद क्या कार्यवाहियां जो है जंतर मंतर पर होंगी या वहां संसद का घेराव के दौरान पर होंगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस पूरी बातचीत पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। दिल्ली से समाचार प्लस OTT के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निजामी।